नमस्कार दोस्तों, हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने कार्बन के बारे में अध्ययन किया और सहसंयोजकता, बंधन, आबंध के बारे में कैसे आबंधन बनता है अगर एक परमाणु दूसरे परमाणु से अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके अपने अष्टक को पूरा करता है। निष्क्रिय निष्क्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त करता है। ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे अपरूप। तो अपरूप हम लोग ने धातु और अधातु में भी देखा था। तो अपरूप क्या होता है? ठीक है, अपरूप किसे कहते हैं? तो बहुत सारे तत्व हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में एक से अधिक अवस्था में पाए जाते हैं, एक से अधिक भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपरूप है। अपरूप किसे कहते हैं? तत्वों के गुणधर्म है जो जिसके कारण प्रकृति में दो या दो से अधिक कोई भी तत्व अगर दो या दो से अधिक भौतिक अवस्था में प्रकृति में पाया जाएगा तो इसको हम लोग इस तत्व का अपरूप कहेंगे। अपर रूप कहेंगे। ठीक है, इस तत्व का अपरूप कहेंगे। इसको हम लोग एलोट्रॉप भी कहते हैं, यानी कि अपर रूप को भी हम एलोट्रॉप भी कहते हैं। तो अपरूप क्या होता है कि कोई भी तत्व है वो दो यानी एक से अधिक अवस्था में एक से अधिक अवस्था में यानी भौतिक रूप में प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसको हम लोग तत्व का अपर रूप कहते हैं। अब इसको हम लोग अंग्रेजी में एलोट्रॉप भी कहते हैं। अब जो हम लोग जानते हैं और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि जो अपर रूपता है वो तत्वों के परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था में अंतर का परिणाम है। यानी कि अपर रूपता एक तत्वों में अपर रूपता क्यों होती है? तो तत्वों में जो अपरूपता होती है वो परमाणुओं के संरचनात्मक व्यवस्था में अंतर के कारण होती है। ठीक है, अब ये चीज हमें जानना होगा कि अपरूप है, इसके भौतिक गुण अलग होंगे लेकिन रासायनिक गुण समान होंगे। जैसे एक ही तत्व का दो या दो से अधिक अपरूप होगा तो इसका इसका संरचनात्मक व्यवस्था में अंतर के कारण अपरूप हुआ तत्व का। लेकिन जो भी अपरूप होगा उसका क्या होगा? भौतिक गुण भिन्न होगा और रासायनिक गुण समान होगा। तो अपरूप का भौतिक गुण क्या होगा? अलग होगा और रासायनिक गुण समान होगा। अब उदाहरण के लिए हम लोग इसमें कार्बन के अपरूप को देखेंगे और हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अभी है कार्बन के अपरूप। तो प्रकृति में कार्बन तत्व के विभिन्न बहुत अपरूप है, यानी कि अलग-अलग रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कार्बन अलग-अलग रूप में भौतिक रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसी को हम लोग अपरूप कहते हैं। उदाहरण के लिए हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन कार्बन का कार्बन के परमाणुओं से बना हुआ है और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो अपरूप बनता है वो संरचनात्मक व्यवस्था में अंतर के कारण बनता है। तो हीरा और जो ग्रेफाइट है, यानी कि हीरा और जो ग्रेफाइट है वो दोनों ही कार्बन के परमाणु से बना हुआ है। लेकिन यहाँ जो कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन है उनके तरीकों में अंतर है। यानी कि संरचनात्मक अंतर अब आपको समझ में आया होगा कि जो परमाणु का जो परस्पर आबंधन हो रहा है उसके तरीकों में अंतर होता है। अभी क्या अंतर है? तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्ब कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। ठीक है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ठीक है,
यानी कि अपरूप है वो संरचनात्मक व्यवस्था में अंतर के कारण बनता है। एक तत्व का संरचनात्मक व्यवस्था में अंतर होगा तो तत्व एक से अधिक रूप में, भौतिक रूप में, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। कार्बन का अपरूप है, बहुत सारा अपरूप है। यहाँ हम लोग हीरा और ग्रेफाइट का बात कर रहे हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है, दोनों कार्बन से बना हुआ है, लेकिन कार्बन में जो आबंधन का जो तरीका है दोनों में भिन्न-भिन्न है। अभी जो हीरा में है, हीरा में जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हीरा में क्या होता है कि कार्बन का एक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, ठीक है? जैसे कि अगर हम इसको लिखना चाहें, कार्बन का एक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। ये हीरा में होता है, ठीक है? हीरा में कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 अणुओं से आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। और ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु का बंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पे होता है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन के प्रत्येक परमाणु का बंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पे होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। इससे इसे इसमें एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण की संयोजकता पूर्ण होती है, ठीक है? यानी कि जो ग्रेफाइट में है, वो कार्बन का प्रत्येक परमाणु का बंधन कार्बन के अन्य 3 परमाणु से होता है, जबकि हीरा में एक परमाणु का बंधन कार्बन के अन्य 4 परमाणु से होता है। हीरा में एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है और ग्रेफाइट में एक ही तल पे 3 परमाणुओं के साथ आबंधन होता है, जिससे षटकोणीय आकार मिलता है। और इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हीरा का कार्बन हीरा का आबंधन दिखाया हुआ है कि कैसे एक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, और यहाँ पे ग्रेफाइट का है, ठीक है? अभी इन दोनों विभिन्न संरचनाओं के कारण, क्योंकि दोनों की संरचना अलग-अलग है, इसके कारण हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं। लेकिन अपरूपता का एक नियम है कि उसका जो रासायनिक गुणधर्म होगा, वो समान होगा, ठीक है? तो हीरा और ग्रेफाइट का रासायनिक गुणधर्म समान है, चूँकि उसका आबंधन, उसका संरचनात्मक व्यवस्था अलग-अलग है, तो हीरा और ग्रेफाइट का भौतिक गुणधर्म अलग होगा। अब अलग क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हीरा है जो सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा है जो सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो चिकना होता है और फिसलनशील होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। यानी कि हीरे को कैसे बनाया जाता है? तो शुद्ध कार्बन को, जो हमारे पास शुद्ध कार्बन होगा, उसको अत्यधिक उच्च दाब, बहुत ज़्यादा दाब और ताप पर उपचारित करेंगे, तो हम लोग क्या कर पाएँगे? हीरे का निर्माण कर पाएँगे, संश्लेषण कर पाएँगे। और ये जो संश्लेषित हीरे होते हैं, वो आकार में छोटे होते हैं। लेकिन जो संश्लेषित हीरे होते हैं, वो आकार में छोटे होते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं, ठीक है? तो हीरा कैसे बनाया जाता है? तो शुद्ध कार्बन को उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरा को हम लोग संश्लेषित करते हैं, और ये जो संश्लेषित हीरा होगा, वो आकार में छोटा होगा। इसके अलावा कार्बन का एक और अपरूप है अपर रूप है, जिसको फ्लोरीन बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि हीरा है, ग्रेफाइट है, ये कार्बन का अपर रूप है,
उसी तरह कार्बन का एक और अपर रूप है, वो है फुलेरीन। ठीक है, और इसकी पहचान सबसे पहले C60 के रूप में की गई थी, और इसमें कार्बन का परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है। इसमें कार्बन का परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है, जैसे कि हम लोग पिछले चित्र में देख सकते हैं। ये फुलेरीन है, ये जो है ये हमारा है फुलेरीन। ये फुटबॉल के रूप में कार्बन का परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित है। तो और चूंकि और ये जो परमाणु है फुलेरीन, जो अपरूप है फुलेरीन, वो है अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगता है। एक अमेरिकी आर्टिस्ट थे बकमिस्टर फुलर, और जो बंकमिस्टर फुलर है वो एक गुंबद का डिजाइन किए थे, जियोडेसिक गुंबद का, उसके समान दिखता है, इसलिए इस अणु को हम लोग क्या कहते हैं, फुलेरीन कहते हैं। यानी कि ये जो फुलेरीन है ये कार्बन का एक अन्य अपर रूप है, अपर रूप। और ये फुटबॉल की मतलब इसकी संरचना है फुटबॉल की तरह है। इसमें कार्बन कार्बन का परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है, और ये जो फुलेरीन है ये बंकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगता है, इसलिए इस अणु को हम लोग फुलेरीन भी कहते हैं, या इसका नाम फुलेरीन दिया गया। ठीक है, इसका नाम फुलेरीन दिया गया। तो हम लोग यहाँ तक ये समझ पाए कि अपरूपता क्या, अपरूपता कि एक ही तत्व एक से अन्य भौतिक रूप में उपस्थित रहेगा, स्वतंत्र प्रकृति में एक से अन्य भौतिक अवस्था में उपस्थित रहेगा, स्वतंत्र स्वतंत्र रूप में, उसको हम लोग अपर रूप कहेंगे। इसका जो भौतिक गुण है, चूंकि संरचनात्मक व्यवस्था अलग होती है, इसके कारण इसका जो भौतिक गुण होगा वो भिन्न होगा, और रासायनिक गुण समान होगा। और कार्बन का जो अपरूप है उसका उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। और हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन का आबंधन किस प्रकार होता है वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इस पाठ के प्रारंभ में इस बात पे चर्चा किए, इस बात पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि कार्बन में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण कार्बन जो वायुमंडल में है, जो प्रकृति में उपलब्ध है, वो बहुत कम होने के कारण बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो यौगिक है वो लाखों की संख्या में है। वायुमंडल में कार्बन हम लोग देखें कि बहुत कम है, हम लोग जानते हैं 0.03%, और जो अयस्क के रूप में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट अन्य के रूप में जो उपस्थित है वो 0.02%, यानी बहुत कम है। लेकिन ऐसा क्या गुण है जिसके इतना कम मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होने के बाद भी कार्बन की जो यौगिकों की संख्या है वो लाखों में है। तो उस वो क्या गुण है जिसके कारण कार्बन की यौगिकों की संख्या लाखों में, उस पे हम लोग इस आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला गुण है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है? श्रृंखलन कार्बन का जो गुण जो अन्य धातु से इसको भिन्न करता है और जिसके कारण इसके यौगिकों की संख्या लाखों में, उसमें से पहला गुण है श्रृंखलन। तो कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। और कार्बन के यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वो किसी और तत्व में नहीं मिलता है। ठीक है, तो श्रृंखलन क्या होता है कि कार्बन का परमाणु कार्बन के अन्य परमाणु के साथ बहुत बड़ा
अन्य परमाणु के साथ आबंध बना के एक बहुत बड़ी शाखा का निर्माण करता है, ठीक है? और ये गुण किसी अन्य तत्व में नहीं मिलता है, ठीक है? इस गुण धर्म को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। ठीक ठीक से समझना है श्रृंखलन क्या होता है। कार्बन के पास एक गुण होता है जिसको हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन क्या है कि कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता रखता है, यानी कि इसके पास बहुत सारे कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इसी गुण को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। और इतना ज्यादा श्रृंखलन किसी अन्य तत्व में नहीं पाया जाता है। तो इसमें देखेंगे इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन के विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं, ठीक है? तो इसके कारण क्या होगा कि कार्बन की हमें लंबी श्रृंखला मिलेगी, बहुत सारा कार्बन एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, बहुत सारा कार्बन जुड़ा रहेगा। अब कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाले श्रृंखला जो हम लोग आगे देखेंगे, कार्बन है कार्बन है कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर कुछ दूसरा परमाणु है, तो वैसी श्रृंखला अथवा वलय के रूप में भी व्यवस्थित होता है, ठीक है? अभी कार्बन का परमाणु एक आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध से जुड़ा हो सकता है। यानी कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु है, एक दूसरे से एक आबंध से भी जुड़ा हो सकता है, कार्बन का परमाणु दो आबंध से भी जुड़ा हो सकता है, कार्बन का परमाणु एक दूसरे से तीन आबंध से भी जुड़ा हो सकता है। और वैसा कार्बन का परमाणु जो एक आबंध से जब कार्बन के परमाणुओं के बीच में केवल एक आबंध होगा, जैसे यहाँ पे इसमें जब कार्बन के परमाणुओं के बीच में यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक आबंध से जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैसे यौगिक को संतृप्त यौगिक कहेंगे, ठीक है? वैसे यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त यौगिक। जब कार्बन का एक परमाणु कार्बन के दूसरे परमाणु से एक आबंध से जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग संतृप्त यौगिक कहेंगे। और द्वि यानी कि दो आबंध और त्रिआबंध, अगर दो आबंध और त्रिआबंध से बनने वाले यौगिक को हम लोग असंतृप्त यौगिक कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त यौगिक। यानी कि द्विआबंध से जुड़ा हुआ है या त्रिआबंध से तीन आबंध से जुड़ा, त्रिआबंध मतलब तीन आबंध से जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन, या दो आबंध से जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है? तो श्रृंखलन गुण के कारण ही प्रकृति में कार्बन यद्यपि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन श्रृंखलन गुण के कारण ही इसके यौगिकों की संख्या लाखों में होती है। ये गुण जिम्मेदार है जिसके कारण प्रकृति में इस संख्या लाखों में होती है। इसके अलावा कार्बन लंबी श्रृंखला बना सकता है, विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला बना सकता है, वलय के रूप में भी व्यवस्थित हो सकता है। फिर कार्बन है एक दूसरे से एक आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध से जुड़ा रह सकता है। एक आबंध वाले को हम लोग संतृप्त यौगिक कहते हैं और द्विआबंध और त्रिआबंध वाले को हम लोग असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अभी सिलिकॉन है वो हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है, लेकिन जो सिलिकॉन की जो क्षमता है वो 7 या 8 परमाणुओं तक श्रृंखला बनाने की है। जैसा कि हम लोग श्रृंखलन की बात कर रहे हैं, तो ये गुण सिलिकॉन में भी है, लेकिन सिलिकॉन है हाइड्रोजन के साथ श्रृंखला बनाएगा, लेकिन ये 7 या 8 परमाणु से ज्यादा तक नहीं बनाएगा। सिलिकॉन है सिलिकॉन में भी श्रृंखलन गुण है, लेकिन सिर्फ 7 एवं 8 परमाणु तक है, और ये यौगिक क्या होते हैं? बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। तो सिलिकॉन है जो हाइड्रोजन के साथ तो यौगिक बनाते हैं, लेकिन 7 या 8 परमाणुओं तक की ही श्रृंखला हो सकती है। इससे ज्यादा का श्रृंखला का निर्माण नहीं होता है श्रृंखला में, और यह यौगिक क्या होता है? अति अभिक्रियाशील है।
अभी लेकिन कार्बन में क्या है कि बहुत लंबा चैन यानी बहुत लंबी श्रृंखला हम लोग बना सकते हैं। इसमें वैसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसमें सिर्फ़ 7 या 8 परमाणु तक ही हम लोग श्रृंखला बना सकते हैं। बहुत तरह की श्रृंखला बना सकते हैं कार्बन में, ठीक है? इसके साथ ये द्वि आबंध से भी जुड़ा सकता है, त्रि आबंध से भी जुड़ा रह सकता है। अब आगे देखते हैं, कार्बन-कार्बन आबंध आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह अस्थायी होता है। जो कार्बन-कार्बन आबंध होता है, वो क्या होता है? प्रबल होता है और इसके कारण क्या होता है? यह अस्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं, ठीक है? कार्बन-कार्बन आबंध है, वो प्रबल होता है, इसलिए अस्थायी होता है और इसके फलस्वरूप ही अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़कर अनेक यौगिक बनाते हैं। अब कार्बन का जो दूसरा गुण है, का जिसके कारण कार्बन की जो यौगिकों की संख्या लाखों में, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है? तो अतः ये 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है, ठीक है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है? क्योंकि संयोजकता कोष में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा 4 संयोजक इसकी संयोजकता 4 है, तो ये क्या करेगा, इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु ये 4 अन्य परमाणु से आबंधन बना सकता है या कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की क्षमता रखता है। यानी कि कार्बन है, ये चारों कार्बन इसके पास 4 क्षमता है बनाने का, तो ये 4 बना सकता है कार्बन के परमाणु से या कार्बन है, इसके पास 4 परमाणु और जोड़ने की क्षमता है, तो ये किसी और से बनाएगा, हाइड्रोजन से बना सकता है, नाइट्रोजन से बना सकता है, सल्फर से बना सकता है, क्लोरीन से बना सकता है, इस तरह से ये बना सकता है, ठीक है? और फलस्वरूप इससे विशेष गुणों वाले यौगिक के कारण क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन की जो संख्या है, कार्बन के जो यौगिक की संख्या है, वो बहुत अधिक होती है, ठीक है? अभी हम लोग देख चुके हैं कि कार्बन है, कार्बन-कार्बन के बीच में आबंधन होता है, वो प्रबल होता है। तो कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों का निर्माण का एक कारण यह भी होता है कि कार्बन का जो आकार होता है, वो छोटा होता है। कार्बन का जो आकार होता है, क्या होता है? छोटा होता है। ये कार्बन है, इसका आकार छोटा होता है, ठीक है? इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़ा रहेगा। अगर आकार छोटा होगा, तो यहाँ यहाँ अगर ये कार्बन का परमाणु है, ठीक है? इसका आकार छोटा होगा। अभी ये कार्बन का परमाणु यहाँ पे आकार छोटा है, यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन है केंद्रक में और न्यूट्रॉन है। तो चूँकि आकार छोटा है, तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन है, इस पे ज़्यादा बल लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पे अपने परमाणु अपने अ, कोई भी परमाणु है, उसके इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा बल लगा पाएगा क्योंकि ये आकार में छोटा है। अगर ये आकार में बड़ा होता, दूरी बढ़ जाता, तो इसका जो बल है, वो कम जाता। तो कार्बन है, आकार में छोटा होता है, इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। तो जो दूसरा सहभागी युग्म होगा, इसको क्या करेगा, जो नाभिक है, इसका जो नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो क्या करेगा, मजबूती से पकड़े रहता है। और जो बड़ा परमाणु होगा, उसमें क्या होगा, बड़े परमाणु वाले तत्व में बने आवन में तुलना में जो बड़ा परमाणु होगा, उसमें जो आवन बनेगा, वो छोटे पर छोटे परमाणु वाले तत्वों से बने आवन की तुलना में दुर्बल होगा। वो छोटे क्योंकि उसमें जो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन को इतना मजबूती से पकड़ नहीं पाता है। तो इतना एक-दूसरे से इतना तेज़ी से आकर्षण नहीं होता है। तो जो बड़ा परमाणु है,
उसमें जो आबंध बनेगा वो छोटे परमाणु में बने आबंध की तुलना में दुर्बल होगा। अभी हम लोग संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग संतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि संतृप्त यौगिक वैसे यौगिक हैं जो एकल बंधन से जहां कार्बन और कार्बन में एकल बंधन होता है। संतृप्त कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक हैं जहां कार्बन और कार्बन में एकल बंधन होता है। और तो और जहां पे द्विआबंध रहता है या त्रिआबंध रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो जहां पे कार्बन और कार्बन में एकल बंध रहता है, यानी एक आबंध रहता है, एक बंधन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक। इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले एथेन की संरचना देखेंगे। ठीक है, एथेन की संरचना में हम लोग देखेंगे कि एथेन में क्या होता है, कार्बन कार्बन एक एक बंधन से, यानी कि क्योंकि ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक है तो इसमें क्या जो बंधन होगा वो एकल बंधन होगा, एक बंधन होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बंधन है और बाकी अन्य बंधन में, क्योंकि कार्बन है, जो कार्बन का एक बंधन इधर हो गया, अब इसके पास ये 3 बंधन और बना सकता है। तो यहाँ पे 3 जगह पे 3 हाइड्रोजन का परमाणु इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ गया। अब ये 4 बंधन बनाने की क्षमता रखता है, 4 एकल बंधन बना सकता है कार्बन। तो कार्बन कार्बन यहाँ से एकल आबंध तो बन गया, इसके पास 3 एकल आबंध बनाने की भी और क्षमता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से बंधन बना लिया। अब इस संरचना को हम लोग कहते हैं एथेन की संरचना और इसको हम लोग लिखते हैं C2H6। आज के क्लास में इतना ही, आगे हम लोग इसी को जारी रखेंगे। ठीक है।